नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि सुभाष चंद्र बोस अनडिवाइडेड इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र आजाद हिंद सरकार बनाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद बोस के योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। तो इधर रक्षा मंत्री बात किए जा रहे हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के बारे में। तो आज इस वीडियो में आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की घोषणा की थी। आजाद हिंद को अर्जी हुकूमत आजाद हिंद भी बोलते हैं और उसे सपोर्ट मिला था एक्सिस पावर्स से। देखिए, आपको पता होगा वर्ल्ड वार के टाइम पर एक्सिस पावर्स थे और अलाइड पावर्स थे। एक्सिस पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। तो बेसिकली आजाद हिंद को इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी और इटालियन सोशल रिपब्लिक और उनके अलाइज का सपोर्ट मिला था। वैसे आजाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट जापानीज ऑक्युपाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी हुआ था। आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जापान के कब्जे में था, पर 1945 में ब्रिटिश फोर्सेस ने आइलैंड्स को रीऑक्युपाई किया और प्रोविजनल गवर्नमेंट में कैबिनेट भी फॉर्म किए थे, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज प्राइम मिनिस्टर ओथ लिए थे अक्टूबर 21, 1943 को। इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर्स कौन कौन थे एक बार चेक करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल AC चैटर्जी, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो एक डॉक्टर थी, मिनिस्टर ऑफ वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। श्री AM सहाय, सेक्रेटरी विथ मिनिस्ट्रियल रैंक। श्री SA अय्यर, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा। तो देखिए, कैबिनेट में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स थे और राज बिहारी बोस सुप्रीम एडवाइजर थे और भी कई सारे एडवाइजर थे बर्मा, थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर से। वैसे आपको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय राज बिहारी बोस इन सिंगापुर। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रिजनर्स ऑफ वार को इकट्ठा करके इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड किए थे। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसे टेक ओवर किया था। तो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA को टेक ओवर किया तो कई सारे वॉलंटियर्स आने लगा INA ज्वाइन करने के लिए। जापानीज आर्मी का सपोर्ट इनिशियल फेजेस में INA को मिला था और जापानीज आर्मी ने सुभाष चंद्र बोस को बोला था कि INA ऐसे सबऑर्डिनेट फोर्स रहना है जापानीज आर्मी के अंडर। नेताजी मान भी लिए थे क्योंकि उन्हें यह पता था ऐसा कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर इंडिया को आजाद करवाना है। इसके बाद आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी ऑपरेशन यूगो में पार्टिसिपेट किए थे 1944 में। क्या है ऑपरेशन यूगो? बेसिकली जापानीज कैंपेन था टुवर्ड्स ब्रिटिश इंडिया। देखिए, जापानीज एक्सिस पावर्स में थे और ब्रिटेन अलाइड पावर्स में थे, तो भी सी बात है जापान और ब्रिटेन के बीच में फाइट तो होना ही था। तो 1944 में जापानीज कैंपेन हुआ था ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ऑपरेशन यूगो। उसमें आजाद हिंद फौज पार्टिसिपेट की। वैसे इनिशियल फेजेस में यह कैंपेन काफी सक्सेसफुल था, काफी एडवांस किए थे दोनों फोर्सेस। पर देखिए, अप्रैल 4, 1944 को बैटल ऑफ इम्फाल एंड बैटल ऑफ कोहिमा होते दोस्तों, जिसमें जापानीज आर्मी की हार होती है। यह हार इंडियन नेशनल आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। द INA लॉस्ट ए सब्सटैंशियल नंबर ऑफ मेन एंड मटेरियल इन दिस रिट्रीट। एक टाइम पर ऐसे लग रहा था कि इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया को आजाद करवाएंगे, ब्रिटिशर्स को भगाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ कोहिमा एंड बैटल ऑफ इम्फाल की हार के बाद वो सपना टूट गया था। वैसे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप हुआ था, दैट इज आजाद हिंद गवर्नमेंट, इट हैड इट्स ओन कोर्ट, सिविल कोड एंड करेंसी और प्रोविजनल कैपिटल था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वाइल कैपिटल इन एक्साइल, बेसिकली इंडिया के बाहर कैपिटल थे रंगून म्यांमार में और सिंगापुर में। बट अनफॉर्चुनेटली नेताजी डेथ वाज सीन एज द एंड टू आजाद हिंद मूवमेंट। अब नेताजी का डेथ भी नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि वो काफी कंट्रोवर्शियल है। किसी को इस बारे में कोई कड़क आइडिया नहीं है कि नेताजी का डेथ हुआ था या नहीं हुआ था, ये आपको पता होगा। एंड 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हो गया, जैसे एक्सिस पावर्स हार गया था। तो हर साल 21 अक्टूबर को द एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसे काफी सिस्टमैटिक मोड ऑफ गवर्नमेंट था दोस्तों आजाद हिंद गवर्नमेंट।
स्टैम्प्स, करेंसी, कोर्ट, सिविल कोर्ट सब कुछ थे। पर अनफॉर्चुनेटली नेताजी के जाने के बाद ये सबका रिलेवेंस खत्म हो गया। फाइनली हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था इन कटक, ओडिशा डिवीजन, बंगाल प्रोविंस टू प्रभावती दत्त बोस एंड जानकी नाथ बोस। हिज जयंती सेलिब्रेटेड आज पराक्रम दिवस ऑन 23 जनवरी। तो हर साल 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1919 को ही हैड क्लियर्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए इंडियन सिविल सर्विस प्रेडेसेसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आप बोल सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन नेताजी क्लियर किए थे 1919 में। पर देखिए इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज है दोस्तों। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं नेताजी केवल फेज 1 क्लियर किए थे, फेज 2 अटेंड ही नहीं किए थे। पर कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किए थे बट बाद में रिजाइन किए। He was highly influenced by Vivekananda's teachings and considered him as his spiritual guru. तो नेताजी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंदा। इनके पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? चित्तरंजन दास। वैसे चित्तरंजन दास जी के न्यूज़पेपर फॉरवर्ड के एडिटर थे सुभाष चंद्र बोस। बाद में इन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था स्वराज। नाउ हिज एसोसिएशन विद कांग्रेस, ही स्टूड फॉर अनक्वालिफाइड स्वराज। देखिए नेताजी के हिसाब से इंडिया को अनक्वालिफाइड या फिर अनकंडीशनल स्वराज चाहिए था, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया था क्योंकि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट स्पोक फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। नेताजी ने बोला इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सोल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। देखिए 1930 में जब सोल्ट सत्याग्रह हुआ उसमें नेताजी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब गांधी जी ने सस्पेंड किया और जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में, देन नेताजी वेहेमेंटली अपोज्ड इट। ठीक है, 1930s में ही वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद लेफ्ट पॉलिटिक्स इन कांग्रेस अलोंग विद जवाहरलाल नेहरू एंड एम.एन. रॉय। तो देखिए एक टाइम पर कांग्रेस में लेफ्ट पॉलिटिक्स चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय ये सब मेन लीडर्स थे। तो इनके साथ भी सुभाष चंद्र बोस क्लोजली एसोसिएटेड थे। सुभाष चंद्र बोस वन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एट हरिपुरा इन 1938। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछा है दोस्तों। तो 1938 में जब आईएनसी का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे। अगेन 1939 में त्रिपुरी में ही वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगेंस्ट गांधीज कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया। तो देखिए अगले साल गांधी जी का कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को हरा के फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते थे नेताजी। पर देखिए दोस्तों गांधी जी के साथ नेताजी का कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया एंड राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने थे नेताजी रिजाइन करने के बाद एंड ही फाउंडेड ए न्यू पार्टी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। The purpose was to consolidate the political left and major support base in the home state Bengal. तो अपना होम स्टेट बंगाल में पॉलिटिकल लेफ्ट एंड मेजर सपोर्ट बेस को कंसोलिडेट करना द फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए नेताजी अगर जिंदा होते इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर तो इंडियन पॉलिटिक्स का जो दिशा है ना वही अलग होता। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।